देश में भारी बारिश के बीच अब नदियां डरा रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक नदियों का पानी तटों को तोड़ गांव शहरों तक आ चला है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों गांव बाढ़ में डूब गए हैं। कई जिलों में बाढ़ का पानी घुस आया है। सबसे ज्यादा तबाही उत्तर प्रदेश के उन जिलों में मची है जो नेपाल के करीब हैं। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में सिचुएशन खराब नहीं है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने पैनिक बटन दबा दिया है। उत्तर प्रदेश में शारदा, घाघरा और राप्ती जैसी नदियों ने खतरे का लाल निशान पार कर लिया है, तो बिहार में कोसी, गंडक का संकट है। असम से लेकर उत्तराखंड तक क्या है मॉनसून का हाल, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, असम से महाराष्ट्र तक रिवर फ्रंट खुल गए हैं। नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही हैं। भारी बारिश का इमरजेंसी अलर्ट ऑन है। पहाड़ों पर चट्टान अपनी मजबूती के टेस्ट में फेल हो रहे हैं। एक के बाद एक लैंडस्लाइड से सड़कों का कनेक्शन टूट रहा है। नेपाल का पानी यूपी में तबाही मचा रहा है। उत्तर प्रदेश के 800 गांव बाढ़ में डूब गए हैं, लेकिन खुद नेपाल की तस्वीर इससे भी डरावनी है। नेपाल के चितवन जिले में पहाड़ों से टूटकर गिरे चट्टानों ने यात्रियों से भरी 2 बसों को उफनती त्रिशूल नदी में डुबा दिया। इन बसों के 65 मुसाफिरों में 7 भारतीय भी थे। ज्यादातर लापता हो गए हैं। इस नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसान नहीं है। लहरें तेज है, नदी पूरे उफान पर है। बिहार में बहने वाली गंडक नदी नेपाल की इसी त्रिशूली और काली नदियों के संगम से बनी है। नेपाल की ऐसी ही खतरनाक नदियां बिहार से यूपी तक तबाही मचा रही हैं। नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। शाहजहांपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बलरामपुर, कुशीनगर से लेकर लखीमपुर खीरी तक पैनिक बटन दब चुका है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के करीब 800 गांव में 20 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पीलीभीत के डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गर्रा नदी ने लाल निशान पार कर लिया है। शाहजहांपुर के 70 गांवों में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी शाहजहांपुर के रिहायशी इलाकों में भर रहा है। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे के ऊपर 2 से 3 फीट पानी चल रहा है। एहतियातन हाईवे का एक हिस्सा भी बंद कर दिया गया है। शाहजहांपुर नदी की बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को उतारा गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की मदद से सैलाब में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। शाहजहांपुर में बाढ़ से बुरे हालात है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं बरेली मोड़ की, किस तरह से यहाँ पर लोग पलायन करने को मजबूर है। लोगों के गले गले तक पानी है। आप जहां तक तस्वीर देखेंगे, हम अभी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर एरिया में देखकर आए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो नाव में घूम रही है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली हो, बस हो, दूसरे वाहन हो, तमाम जो चीजें हैं वो डूबी हुई नजर आ रही है। इस तरह की बाढ़ शाहजहांपुर के लोगों ने कभी नहीं देखी थी। और जो आसपास की नदियां है वो उफान पर है। शहर में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें भयावह है और प्रशासन के हालांकि जिस तरह से इंतजाम दिखाई देने चाहिए उस तरह तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन इसीलिए लोग पलायन भी करने को मजबूर है। वो देखिए किस तरह से लोग कितना ज्यादा जो पानी है वो पार करते हुए, घरों से निकलकर अपनी जिंदगी को बचाते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ है जो यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। शाहजहांपुर के लोग ये बता कितना बड़ा एरिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 8-10 किलोमीटर का एरिया इसी तरह का है। जी, शाहजहांपुर में ये पहली बार ऐसा हुआ है जो देखने को मिला है कि लगभग 8-10 किलोमीटर एरिया ये पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है। यहाँ पे नवादा इंदेपुर गांव है, यहाँ ये पूरा डूबा हुआ है, नवादा इंदेपुर। शाहजहांपुर में बंथरा से बरेली मोड़ तक हाईवे पर 1 से 3 फीट तक पानी भरा है। करीब 4 से 6 किलोमीटर की दूरी में यही हालात है। हाईवे पर पानी की वजह से दिल्ली से आ रही गाड़ियों को कटरा से डाइवर्ट किया गया। गाड़ियों को जलालाबाद, अल्लाहगंज, हरदोई रूट से पास मिल रहा है। लखनऊ रूट की गाड़ियों को भी हरदोई से डाइवर्ट किया गया है। शाहजहांपुर के बरेली मोड़ की इन तस्वीरों से हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़क पर सैलाब की तेज धार देखिए,
क्या बाइक, क्या कार, सब कुछ बह रहा है। ये तस्वीर भी शाहजहांपुर की है। लोग प्लास्टिक की खाली बोतलों से नाव बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शहर शाहजहांपुर में बाढ़ का ऐसा कहर देखने को मिल रहा है कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर को बीचों बीच हम खड़े हैं इस वक्त, और आपको जहां तक भी नजर आएगा घर डूबे हुए हैं, रास्तों में पानी है, और जो बाढ़ का कहर है वो हर तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जहां तक भी आपकी नजरें जाएगी आपको जो पानी है, पानी से जो डूबे हुए घर है वो दिखाई देंगे। रास्तों में पानी भरा हुआ है और इन घरों को लोग छोड़कर जा चुके हैं। हम लोक विहार में हैं, इसी तरह का अहमदनगर का हाल है। सामने आपको हनुमान जो धाम है हनुमान जी का वो नजर आ रहा है, काफी प्रसिद्ध है शाहजहांपुर में, लेकिन वो भी पूरा डूबा हुआ है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह जो खनौत नदी है उसका जो पानी है, क्योंकि यहाँ से हालांकि कई किलोमीटर दूर वो बहती है, दूरी पर है कई किलोमीटर की, लेकिन उसके बावजूद भी जो पानी है नदी का वो शहर के बीचों बीच तक पहुंच गया है। शाहजहांपुर से सटे लखीमपुर में भी चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। शारदा नदी का पानी सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब है। खेत खलिहान घर मकान डूब चुके हैं। कहीं जाने के लिए सड़क के बजाय लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यूपी के 18 जिले ऐसे हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं। यहाँ हर साल बाढ़ आती है। इसमें कुशीनगर, पीलीभीत, बस्ती, लखीमपुर खीरी जैसे जिले शामिल हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारी बारिश और नेपाल की तरफ से नदियों में छोड़ा गया पानी। इस वक्त में यूपी में एक दो नहीं बल्कि कम से कम 6 नदियां हैं जो डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुकी हैं। इसमें गंगा नदी, राप्ती नदी, शारदा नदी, देवहा नदी, घाघरा, सरयू, बूढ़ी राप्ती नदी, क्वानो नदी अपने अपने इलाके में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल बॉर्डर से सटे बलरामपुर में हालात विकट है। सैलाब की ये एरियल तस्वीरें जमीन के हालात बताने के लिए काफी हैं। रिहायशी इलाके डूब गए हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत खलिहान सब टापू में तब्दील हो गए हैं। यूपी का कुल एरिया 204.93 लाख हेक्टेयर का है। इसमें 73.6 लाख हेक्टेयर एरिया बाढ़ संभावित क्षेत्र में आता है। मतलब यूपी का 30.32% हिस्सा ऐसा है जहां हर साल बाढ़ आती है। यूपी सिंचाई विभाग के मुताबिक 58.72 लाख हेक्टेयर एरिया को ही बाढ़ से बचाया जा सकता है। मतलब ये कि हर साल औसतन 27 लाख हेक्टेयर एरिया बाढ़ से बर्बाद होता है। इस साल भी यूपी में यही बर्बादी दिख रही है। हरदोई में 16 साल बाद एक बार फिर से गर्रा की गुर्राहट से लोग सहम गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में पानी छोड़े जाने से गर्रा नदी के जलस्तर में एकाएक इजाफा होना शुरू हो गया। उत्तराखंड के बांधों से छोड़े गए पानी से गर्रा नदी का जल स्तर बढ़ने से तटवर्ती गांवों के ग्रामीण खौफजदा हैं। गर्रा के किनारे मौजूद करीब दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। शाहाबाद तहसील में और बिलग्राम हमारे यहाँ तहसील है, इनमें बहुत सारे गांव जो हैं बाढ़ में प्रभावित हो जाते हैं। इसमें हमारा उमरिया कैथानी है। आज हम इसी गांव में यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे भी कटाव हो रहा है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों ने बैरिकेटिंग कर दी है और बाढ़ कटाव ना हो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ सारे गांव के लोग हैं, हमारे साथ जिलाधिकारी हैं। हरदोई के शाहाबाद और सवाजपुर तहसील के कुछ ग्राम प्रभावित हुए हैं। प्रभावित होने का मुख्य कारण ये है कि जो गर्रा नदी है उसमें पीलीभीत से दूनी बैराज डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहाँ वाटर लेवल बढ़ा हुआ है और कुछ गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक गांव जहां हम लोग खड़े हैं उमरपुर कैथानी नाम है उसका, ये बैरिया ग्राम पंचायत में आता है। उधर पहाड़ों के हालात भी ठीक नहीं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश पहाड़ों को हिला रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। यहां मजदूरों और इंजीनियरों की टीम काम कर रही थी। यहां इससे पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था। अब उसी रास्ते को ठीक किया जा रहा है। इस दौरान अचानक चट्टान का बड़ा हिस्सा गिरा। गनीमत रही कि भागकर जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचा ली। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों में येलो अलर्ट है।
देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भारी बारिश का अंदेशा है। मौसम विभाग के मुताबिक एक हफ्ते तक कई जिलों में बारिश आफत मचाएगी। 4 धाम के यात्रियों को लैंडस्लाइड वाले इलाकों में सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है। लैंडस्लाइड की वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। वहीं हिमाचल में हालात कुछ ऐसे ही हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड की इन तस्वीरों को देखकर डेंजर लेवल का अंदाजा लगाया जा सकता है। अचानक यहां पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान टूटकर गिरने लगे। पहाड़ों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड तबाही मचा रही है। हालात विकट हैं। उधर नेपाल में हो रही जोरदार बारिश के कारण बिहार में गंडक नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंडक लाल निशान के पार बह रही है। गंडक के किनारे 43 गांवों की 65 लाख आबादी के सामने बाढ़ का संकट है। बिहार में गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान, भूतही बलान और महानंदा लाल निशान से ऊपर बह रही है। आपदा विभाग के मुताबिक बिहार भारत का सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त राज्य है। यहां कुल आबादी के 76% लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73% बाढ़ प्रभावित है। दरअसल बिहार का मैदानी इलाका नेपाल से सटा हुआ है। नेपाल की 7 नदियां कोसी में मिलती हैं, जो कि बिहार में हर साल भारी बाढ़ लाकर तबाही मचाती है। बिहार का पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिला नेपाल से सटा है। जब भी नेपाल में बारिश होती है तो वहां की नदियों का पानी बिहार में आने लगता है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। उधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी हालात खराब है। असम में भारी बारिश और बाढ़ तबाही मचा रही है। राज्य के 27 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 14,39,000 पार कर गई है। असम में 9 नदियां डेंजर जोन से ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र समेत अन्य सहायक नदियों का पानी तेजी से बढ़ रहा है। उधर मुंबई में एक बार फिर आफत बरसी है। भारी बारिश के चलते मुंबई के कई इलाके सैलाब की चपेट में हैं। बारिश का पानी सड़कों पर दरिया की तरह बह रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंग रही हैं। अंधेरी एयरपोर्ट कैंपस, दादर और किंग सर्कल वेस्टर्न एक्सप्रेसवे तक सड़कों पर बहता दरिया और जाम की तस्वीर नजर आ रही है। भारी बारिश के बाद अंधेरी सबवे पर ट्रैफिक बंद हो गया। लोगों को आने जाने से रोक दिया गया। बीएमसी के कर्मचारी पानी हटाने में जुट गए। शहर के सबसे व्यस्ततम सबवे में से एक अंधेरी सबवे की तस्वीर सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जलमग्न हो चुका है इस समय अंधेरी सबवे। सड़क के आप दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो तेज धार में बारिश का जो पानी है वो सबवे के अंदर जा रहा है और जो मैनहोल है एहतियातन उसे भी खोल दिया गया है क्योंकि बारिश ज़्यादा है, पानी निकलने के निकासी का कोई जगह नहीं है, इस वजह से उसे भी खोल दिया गया ताकि पानी ज़्यादा निकल जाए। और बगल की जो आप नाला देख रहे हैं जिसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ये अंधेरी सबवे भरने का, वो ओवरफ्लो हो चुका है और उसका जो पानी है वो भी इस समय आपको सबवे में जाता हुआ दिखाई देगा। और दूर अगर आप देखें कैमरे से तो एक गटर भी ओवरफ्लो होता हुआ आपको दिखाई देगा, उसमें से भी पानी निकला है। ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये अंधेरी सबवे भरता है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है, चाहे येलो अलर्ट हो या रेड अलर्ट हो, ऐसा कोई अलर्ट अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन अचानक सुबह जो बारिश शुरू हुई उसकी वजह से पानी यहाँ पे भर गया है। दूसरी तरफ का भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये वो दूसरा वाला रास्ता है जो सबवे में पानी जहाँ से होकर आ रहा है, क्योंकि ये भी एक लो लाइंग रोड है तो यहाँ पर भी अच्छी खासी मात्रा में बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वो उसकी स्लोप की वजह से वो सारा पानी इस समय आपको सबवे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई में T2 टर्मिनल तक जाने वाला रास्ता डूब चुका है। सड़क पर दरिया जैसा मंजर दिख रहा है। कई उड़ानों पर भी बारिश का असर पड़ा है। मुंबई के दादर इलाके में भी भारी बारिश के चलते जल भराव हो गया। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। चेंबूर में सड़कों पर समंदर जैसी लहरें दिख रही हैं। लगातार बारिश के चलते यहां पानी भर गया है। किंग सर्कल विलेपार्ले में भी भारी बारिश से सड़कें डूबी हुई हैं। नवी मुंबई में रात भर की बारिश से कई इलाकों में पानी भरा है। दुकान, घर, मकानों में पानी घुस गया है। कभी ना थमने वाली मुंबई में रफ्तार पर एक बार फिर ब्रेक लग गया है। कई इलाकों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं।
मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर सबसे बुरा हाल है। गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। हाईवे पर गाड़ियां रेंग रही हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में अगले 24 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट है। ये हाल तब है जब देश में 2% कम बारिश दर्ज की गई है। अंदाजा लगाइए आगे हालात क्या हो सकते हैं। तो वहीं 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के लिए काउंटिंग जारी है। तो वहीं इस वक्त उत्तर प्रदेश में 2 चीजें ताबड़तोड़ हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ का एक्शन और अखिलेश यादव का ट्विटर रिएक्शन। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नया नैरेटिव शुरू कर दिया है। उपचुनाव के लिए नया नारा दिया है और नई तस्वीरों को चुनाव में उतारने का प्लान बनाया है। अखिलेश यादव इस बार उत्तर उपचुनाव में कुछ नया प्रयोग करने वाले हैं, जिसको वो अभी टेस्ट करेंगे और अगर सफल हुए तो 2027 में समाजवादी पूरा चुनाव इस प्रयोग पर ही लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुछ बातें खुलकर बोली जा रही हैं, तो कुछ इशारों में रणनीति बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसकी पूरी डिटेल हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सफलता मिलेगी, 10 में से 10 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस तरीके से निर्माण तो बहुत किए गए, शिलान्यास बहुत सारे किए गए, उद्घाटन कई सारे किए गए, लेकिन पहली बारिश और दूसरी बारिश में ही सारी हकीकत सामने आ गई। राजा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे तोड़ा है, उसे विखंडित किया है, लोगों के सामने परेशानी पैदा किया है। अभी उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ, तारीखों का अता पता नहीं है, कौन किस सीट से लड़ेगा किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अभी से इतना यकीन है उसका स्कोर 10 में से 10 होगा। योगी आदित्यनाथ शहर शहर जिले जिले बाढ़ से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ से गोरखपुर तक जनता दरबार लगा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव सिर्फ बाढ़ वाली फोटो शेयर कर रहे हैं। लेकिन जीत का कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव सपा को इतना ज्यादा क्यों है? जो बात आदित्य यादव ने की, जो बात अवधेश प्रसाद ने कही, बात उससे कहीं आगे जा चुकी है। अखिलेश का नया पीडीए वर्जन 2.0 लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे अवधेश प्रसाद के हाथों में ये तस्वीर देखी। ये फोटो शिरोमणि महाराज सातन पासी की है, जो 12वीं शताब्दी में अवध के राजा थे। अभी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद हैं, जिनकी जाति पासी है। पासी वाली थ्योरी पूरी बताएंगे, उससे पहले एक और तस्वीर देखिए। यह 28 जून की समाजवादी पार्टी की ऑफिस की फोटो है, जहां पर पहली बार वीर भामा शाह जयंती मनाई गई। पहली बार अखिलेश यादव ने ऐसा सम्मान दिया। भामा शाह वैश्य समाज के आदर्श हैं, नायक हैं। अखिलेश लखनऊ में भामा शाह जयंती मनाते हैं। अयोध्या में श्रोमणी महाराजा सातन पासी की फोटो लेकर समाजवादी कार्यकर्ता आते हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव में जो प्रयोग सफल होगा वो 27 का विजयी फार्मूला बनेगा और इसी तैयारी में अखिलेश यादव लगे हैं। अखिलेश ने उपचुनाव से पहले अयोध्या को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को सबसे बड़ा चेहरा बना दिया है। इसके पीछे की वजह मिल्कीपुर है। अब इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी एक लाइन बार बार बोल रही है। अयोध्या ने बीजेपी को सबक सिखा दिया, मोदी की विजयी रथ को यूपी ने रोक दिया। लेकिन अब मुकाबला सीधे योगी आदित्यनाथ से है। मुद्दे भी यूपी के हैं, वोट भी यूपी पर होगा और जो नैरेटिव अयोध्या से मोदी के लिए सेट किया जा रहा है, वही एजेंडा मिल्कीपुर को लेकर फैलाना चाहते हैं। मिल्कीपुर अयोध्या जिले में आता है। मिल्कीपुर में उपचुनाव में जीत हार का सीधा असर योगी की छवि पर होगा। अवधेश प्रसाद दिल्ली से लौट आए हैं, अब उपचुनाव तक यहीं रुकेंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अखिलेश अवधेश पासी के बेटे को उपचुनाव में उतार सकते हैं। अखिलेश यादव मिल्कीपुर में पासी, यादव और मुस्लिम वोट के भरोसे हैं, लेकिन ये भरोसा टूट सकता है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से दलित वोट बंटने का नया समीकरण बन गया है। मिल्कीपुर में अब मुकाबला सपा बनाम बीजेपी बनाम बीएसपी बनाम आजाद समाज पार्टी में होगा।
24 के चुनाव में मायावती का वोट बैंक सपा के पास गया था, लेकिन उपचुनाव में माहौल बदल सकता है, क्योंकि लोकसभा में राहुल गांधी के चेहरे पर दलित वोटर्स ने साइकिल का बटन दबाया था। लेकिन अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों पर पेंच फंसा है। दूसरी तरफ योगी लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, विकास के कार्यों का जायजा ले रहे हैं। जिले में लोकसभा में विधानसभा में विकास के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। सीएम योगी रोजाना 10 से ज्यादा विधायक, सांसद, पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। 4 जून के बाद से ही सीएम योगी का पूरा फोकस यूपी के विकास और सुशासन पर है। महाराजगंज के नेताओं से मुलाकात, एटा मंडल के नेताओं से शिष्टाचार भेंट, सीतापुर, मथुरा, कुशीनगर के नेताओं से और विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं, तो अलीगढ़ मंडल के सांसदों और विधायकों से विकास पर चर्चा कर रहे हैं। गोंडा, कुशीनगर, गोरखपुर के विधायकों से भी फीडबैक लिए हैं, विधान परिषद के सदस्यों से भी मिल रहे हैं। सीएम योगी सुशासन की ढीली पेच को टाइट कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित हर जिले में पीड़ितों से मिल रहे हैं, उन तक मदद पहुंचे ये सुनिश्चित कर रहे हैं। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। बाढ़ बचाव के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, लेकिन जहां पर नदी की क्षमता केवल 30,000 क्यूसिक वाटर की को वहन करने की हो, अगर अचानक 3 लाख क्यूसिक वाटर उसमें आ जाए तो स्वाभाविक रूप से सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। और यही हुआ जब नेपाल के अंदर अत्यधिक बारिश हुई, उन्होंने अपने वहां के सभी रेगुलेटर और डैम के बांध के फाटक खोले। अचानक जल प्रवाह से सभी नदियां जल प्लावित हुई, केवल राप्ती नदी की स्थिति नहीं है। 4 जून के बाद योगी का पहला टेस्ट है। यूपी में दिखेगा 10 का दम। लोकसभा चुनाव के बाद 2027 का ट्रेलर दिखने वाला है। नेता अपने सियासी फिल्म को सुपरहिट बनाने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा नुकसान कहीं हुआ है तो वो यूपी में हुआ है। जिस सीट पर बीजेपी को 100% जीत की उम्मीद थी, उस सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में योगी की पहली अग्नि परीक्षा होगी, जिसे वो पास करने की कोशिश में है। हार के बाद बीजेपी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर योगी के मंत्री तक सब ग्राउंड पर उतर गए हैं। 11 जुलाई को लखनऊ में सीएम योगी का एक्शन भी दिखा। बाढ़ के कामों में लापरवाही और क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में गड़बड़ी के बाद 5 जिलों के 10 अधिकारियों को रिपोर्ट तलब किया गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो फिर सख्त कार्रवाई तय है। जिन जिलों के अधिकारियों को तलब किया गया है उनमें लखनऊ, प्रतापगढ़, सीतापुर और बलिया के एडीएम, एफआर और आपदा विशेषज्ञ हैं। जनता के काम में देरी और लापरवाही बरतने पर बांदा के नरेनी के एसडीएम को सीएम योगी ने तुरंत निलंबित कर दिया, तो फिरोजाबाद के सिरसागंज में जमीन कब्जाने के आरोप के बाद 5 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। चंद्रशेखर भी दलित वोटों की राजनीति करते हैं और मायावती का वोटर भी दलित है, और इस बार विधानसभा के उपचुनाव में दोनों सभी 10 सीटों पर लड़ने वाले हैं। यूपी में 21.1% दलित वोटर्स हैं, जिसमें से जाटव 11.7% हैं और चंद्रशेखर और मायावती दोनों जाटव समुदाय से ही आते हैं, लिहाजा दलितों का वोट इन दोनों में बंटना तय है। 10 में से 4 सीट खैर, मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद सदर सीट पर आजाद समाज पार्टी चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर चुकी है। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी भी मिल्कीपुर सीट से चुनाव लड़ेगी। उपचुनाव से दूर रहने वाली मायावती की पार्टी भी इस बार उपचुनाव लड़ रही है और बीजेपी मिल्कीपुर सीट को किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी से छीनकर अयोध्या में हार के गम को कम करने की कोशिश में है। और ये बात अखिलेश और अवधेश पासी भी जानते हैं, तभी तो अयोध्या को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। राजा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे तोड़ा है, उसे विखंडित किया है, लोगों के सामने परेशानी पैदा किया है पुरुषोत्तम राम की धरती से। और ये एक मैसेज यहाँ से गया है कि अब देश में
धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी।